हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे प्रोड्यूसर सप्लाई की। जी हाँ, प्रोड्यूसर सप्लाई यानी कि प्रोड्यूसर थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि सप्लाई से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं या हम क्या क्या चीज़ों पे काम कर सकते हैं। तो सप्लाई से रिलेटेड कुछ मैंने क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन डेफिनेटली अच्छे लगने वाले हैं। तो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चंस एंड आंसर। तो इन क्वेश्चन और आंसर्स पे आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं, तो उम्मीद करूंगी कि आपको ये सेशन अच्छा लगे। तो दोस्तों मैं आपसे बात करती हूँ सप्लाई। देखिए जो पहला क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कौन सा कथन सही है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, यानी कि गलत नहीं है, एकदम सही है। तो सप्लाई इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एट प्राइस। आपूर्ति हमेशा कीमत पर व्यक्त की जाती है। आपूर्ति हमेशा क्वांटिटी पर व्यक्त की जाती है, ये मेरा पर्सनल वो है। ठीक है, क्वांटिटी पर व्यक्त। सप्लाई इज डिजायर्ड क्वांटिटी। सप्लाई एक वांछित मात्रा होती है, नहीं, सप्लाई इज नॉर्मल क्वांटिटी। अगला क्वेश्चन आता है नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, सप्लाई इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एट प्राइस, बिल्कुल सही है, प्राइस पर एंड क्वांटिटी ऑल्सो, क्वांटिटी पर, प्राइस एंड क्वांटिटी, तो डिजायर क्वांटिटी पर भी की जाती है। सप्लाई इज फ्लो वेरिएबल। सप्लाई एक प्रवाह का चर है। ठीक है, जितनी डिमांड होगी, जितनी डिमांड होगी तो उतनी सप्लाई करी जाएगी, जितनी कम डिमांड होगी उतनी कम सप्लाई होगी, जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी। तो सप्लाई इज द सेम एज द स्टॉक। तो सप्लाई आपूर्ति स्टॉक के समान होती है, नहीं, आपूर्ति स्टॉक के समान नहीं होती है। तो सेम एज द स्टॉक, आपूर्ति कभी भी उसके नहीं होती। देखिए आपूर्ति यानी कि जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो हमें कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? हमें कुछ फैक्टर्स बेसिकली चाहिए होते हैं। हेलो हेलो हेलो, चलो, ओके गाइस। तो हमें कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं, जैसे कि प्राइस, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोड्यूसर क्या उस प्राइस पर बेचने के लिए तैयार है जिसकी कीमत मार्केट प्लेस में, यानी कि मार्केट प्लेस में जो भी कीमत उसकी चल रही है उस अकॉर्डिंगली क्या वो अपना सामान बेच रहा है, तो प्राइस। दूसरा आता है कि अगर जो भी चीज़ व्यक्ति को चाहिए, क्या उसके पास उतनी क्वांटिटी है। मान लीजिए मैं हूँ, मैं कोई सामान खरीदने गई, मेरे को आइसक्रीम की 5 क्वांटिटी चाहिए, यानी कि 5 मुझे आइसक्रीम चाहिए, 5 प्रकार की चाहिए। तो सप्लाई तो वहीं पे फुलफिल होगी ना, जब वो उस व्यक्ति के पास, जो प्रोड्यूसर है या जो फिर एक दुकानदार है, उसके पास 5 प्रकार की आइसक्रीम होंगी। अगर नहीं होगी तो नहीं हो पाएगी। अगला आता है द डिटर्मिनेंट फैक्टर इज टाइम। अगर मैंने जिस टाइम के अंदर जो चीज़ मांगी है वो अगर उस टाइम के अंदर नहीं होगी तब भी सप्लाई फुलफिल नहीं होगी। ठीक है, तो एक हो गया प्राइस, एक हो गया क्वांटिटी, एक हो गया टाइम। तो अगला क्या फैक्टर आता है? एक प्राइस, क्वांटिटी, टाइम। अगला आता है क्या? अगला आता है प्रॉफिट। यानी कि कोई भी प्रोड्यूसर काम जब भी कर सकता है जब वो प्रॉफिट कमाने के काम से करता है। अगर वो प्रॉफिट कमाने के उससे नहीं करेगा तो वो उसमें लाभ नहीं पा सकता। ठीक है, तो लाभ नहीं पा सकता तो उसका जो मेन मोटिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? उसका मेन मोटिव, उसका मेन मोटिव हमेशा प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। अगर उसका प्रॉफिट अर्न करना मोटिव नहीं है तो वो वहाँ पर चीज़ों को नहीं एक्सप्रेस कर सकता। इज इट क्लियर? तो वो प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट को वो करने के हिसाब से ही कर सकता है, आई थिंक ना। तो प्रॉफिट को वो करने के हिसाब से उसका मेन मोटिव होना चाहिए, अदरवाइज बेकार है। ओके, तो वेल गाइज, यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। किसी को अभी भी कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम नहीं समझ आया या वट एवर। ओके, तो इज अ डैश वेरिएबल, यानी कि इनमें से कौन सा वेरिएबल है? स्टॉक, कांस्टेंट, फ्लो या बोथ ए एंड बी आर सही। तो इनमें से आपको स्टॉक का वेरिएबल बताना है कि इनमें से कौन सा वेरिएबल है। तो फ्लो जो होता है वो एक वेरिएबल होता है, यानी कि वेरिएबल का मतलब जो चेंजेबल है। वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये चेंजेबल होता है ना, क्या है, मैंने वीसी बना दी, वेरिएबल कॉस्ट बना दी, तो ये एक चेंजेबल है, यानी कि कभी ये ऊपर जा रही है तो कभी डाउन जा रही है, कभी यहाँ जा रही है तो कभी यहाँ बेसिकली जा रही है। तो ये क्या है? ये एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल हमेशा फ्लो होता है, तो करेक्ट आंसर इज सी। हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि सप्लाई का जो सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? तो लॉ ऑफ सप्लाई हमेशा याद रखिएगा, जैसे लॉ ऑफ डिमांड होता है वैसे ही लॉ ऑफ सप्लाई भी होता है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या क्या कहता है कि प्राइस का, याद रखिएगा, प्राइस का सप्लाई के साथ हमेशा पॉजिटिव रिलेशन रहता है। प्राइस का सप्लाई के साथ कैसा रिलेशन होता है?
पॉजिटिव रिलेशन होता है। कैसे पॉजिटिव रिलेशन होता है? इन केस ऑफ जब सप्लाई प्राइस बढ़ती है तो कोई भी दुकानदार किसी चीज़ की ज़्यादा क्वांटिटी सेल करता है, तो सप्लाई भी क्या हो जाती है, इन क्वांटिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, उसकी वो ज़्यादा करेगा क्योंकि उसे ज़्यादा लाभ जब मिलेगा। देखिए कोई भी चीज़ के जब प्राइस बढ़ते हैं ना तो उसमें खरीदने वाले को हमेशा लॉस है और मतलब बेचने वाला कोई भी व्यक्ति है उसे हमेशा प्रॉफिट है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो खरीदने वाला होगा वो हमेशा लॉस में रहता है। ठीक है, पर लेकिन बेचने वाला जो होता है वो इस मामले में हमेशा प्रॉफिट में रहता है। ठीक है, तो बेचने वाला हमेशा क्या रहेगा, इस मामले में प्रॉफिट में रहेगा, पर खरीदने वाला बेटा प्रॉफिट में नहीं रहेगा, खरीदने वाला लॉस में रहेगा। तो अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ जाती है तो क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, और प्राइस गिर जाती है तो क्वांटिटी भी गिर जाती है। तो याद रखिएगा, तो देखिए एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, एक गिर रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, तो ये ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन। ये रिलेशन क्या कहलाएगा, ये रिलेशन पॉजिटिव रिलेशन कहलाएगा। तो प्राइस का सप्लाई के साथ हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होता है, पर लेकिन मैं इसके विपरीत अगर बात करती हूँ तो प्राइस का डिमांड के साथ, याद रखिएगा किसके साथ, डिमांड के साथ हमेशा कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। कैसा होता है, नेगेटिव रिलेशन। अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, गिर जाती है। याद रखिएगा, डिमांड क्या हो जाती है, गिर जाती है। अगर किसी चीज़ की प्राइस गिर जाती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। तो देयर आर नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ डिमांड, प्राइस एंड डिमांड। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, अगर मैं लॉ ऑफ डिमांड की बात करती हूँ तो यहाँ पर मतलब कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन। बल्कि लॉ ऑफ सप्लाई का कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ सप्लाई हमेशा पॉजिटिव होती है, लॉ ऑफ डिमांड हमेशा नेगेटिव होती है। तो अगर मैं इसके ग्राफ रिप्रेजेंटेशन की बात करती हूँ कि इनका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्राफ कैसा होता है, तो लेट्स गाइज, अगर मैं आपसे बात करूँ कि सप्लाई, तो लेट्स टॉक अबाउट सप्लाई का। ठीक है, किसका, सप्लाई का। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, अभी मैंने आपको बताया था, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है देयर इज पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। कैसा रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी में, प्राइस और क्वांटिटी में हमेशा कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, अगर प्राइस गिर जाती है तो क्वांटिटी भी गिर जाएगी। ठीक है, तो प्राइस के साथ क्वांटिटी का हमेशा पॉजिटिव रिलेशन रहता है इन सप्लाई कर। तो देखिए देखते हैं, ये मेरा एक सप्लाई कर है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने प्राइस रखा और यहाँ पे मैंने क्वांटिटी रखा। क्या रखा मैंने, क्वांटिटी रखा। जब मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब प्राइस इतना है तो यहाँ पर क्वांटिटी इतनी हुई, यानी कि प्राइस इतना है तो क्वांटिटी इतनी। जैसे ही प्राइस बढ़ गया, क्या बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, यानी कि P से P1 पर प्राइस चला जाता है तो एक सप्लायर क्वांटिटी को भी बढ़ा देता है, यानी कि Q1 पे चली जाएगी। इसके बाद अगर प्राइस गिर जाता है तो क्वांटिटी भी क्या जाती है, Q2 पे जाती है। देखिए जब आप किसी आइसक्रीम पार्लर जा रहे हैं या किसी भी ऐसी जगह जा रहे हैं, तो आइसक्रीम पार्लर वगैरह अगर कभी जाते होगे ना, तो वहाँ पे अगर आप आइसक्रीम खरीदते हो तो आइसक्रीम खरीदने के बाद भी आपको क्या किया जाता है, आइसक्रीम वगैरह आपने खरीदा, खरीदने के बाद आप कहते हो कि भैया कोई बढ़िया सी आइसक्रीम दिखा दो, वो कभी भी आपको एक सस्ती नॉर्मल आइसक्रीम नहीं दिखाएगा, वो हमेशा आपको महंगी आइसक्रीम कमेंट करेगा। क्यों, क्योंकि जो बेचने वाला होता है उसे ज़्यादा पे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनसे मिलके जो बन रहा है कर्व, यानी कि ये जो कर्व आप देख रहे हैं, दिस कर्व इज द सप्लाई कर्व। ये क्या है, सप्लाई कर्व। ये हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, किसके, प्राइस के। ठीक है, अगर मैं यहाँ, ये इतनी बात करी हमने सप्लाई की, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ लॉ ऑफ डिमांड कर्व की, किसकी बात कर रही हूँ, लॉ ऑफ डिमांड की बात करूँ, तो लॉ ऑफ डिमांड का देयर आर नेगेटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन होता है इसका, नेगेटिव रिलेशन होता है। किस किस में होता है, तो प्राइस और डिमांड के बीच हमेशा नेगेटिव रिलेशन होगा। प्राइस एंड डिमांड, प्राइस क्या होती है बेटा, कीमत, और डिमांड क्या होती है, मांग। नहीं, प्राइस और क्वांटिटी के बीच, नॉट डिमांड के बीच, डिमांड थोड़ी कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, पर लेकिन यहाँ पे हम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको करेंगे, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे।
अगर मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी क्वांटिटी हमेशा गिर जाएगी, क्योंकि हम इसे एक नॉर्मल कंज्यूमर के माइंड से देखते हैं, और कंज्यूमर में भी हम एक नॉर्मल कंज्यूमर को ही देखेंगे, एक बहुत अमीर कंज्यूमर की बात नहीं करेंगे, एक नॉर्मल कंज्यूमर की हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, एक नॉर्मल से बेचारे से एक कंज्यूमर की, ठीक है। तो वो क्या है कि अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है तो क्वांटिटी गिरा देता है, अगर प्राइस गिर जाती है तो क्वांटिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, क्वांटिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो देयर आर नेगेटिव रिलेशन, इन दोनों के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर मैं इसकी ग्राफ रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाऊं तो वो किस इस तरह की होती है। मान लीजिए जब पर्टिकुलर चीज का प्राइस इतना है तो वो इतनी क्वांटिटी को परचेज कर रहा है, और जैसे ही इसका प्राइस पी से P1 पे चला गया तो वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम परचेज करेगा, क्योंकि इसे हमेशा एक नॉर्मल व्यक्ति से रिप्रेजेंट किया जाता है। नॉर्मल व्यक्ति कौन हो गया, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ द कॉमन क्लास, ठीक है। तो कॉमन क्लास की एक स्टडी है, मिडिल क्लास की स्टडी है, ठीक है। तो इनसे मिलने वाला जो कर्व होता है, जो इनसे मिलकर बना है ये, तो इस कर्व को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ डिमांड कर्व। क्या होता है, ये डिमांड कर्व होता है। ये हमेशा कैसी कैसी स्लोपिंग का होता है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है, तो ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोप का होगा। कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोप का होता है। कौन सा कर्व, डिमांड कर्व। बच्चे देखिए, डिमांड कर्व में अगर कोई फ्लैक्चुएशन आती है तो चेंजेस इन डिमांड कर्व, चेंजेस इन डिमांड कर्व, डिमांड के कर्व में कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये कई बार आपसे पेपर में पूछ लेता है, चेंजेस इन डिमांड कर। डिमांड कर में दो तरीके से चेंज आते हैं, कितने तरीके से, दो तरीके से। या तो चेंज प्राइस की वजह से आता है, या अदर फैक्टर्स की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है, अदर फैक्टर की वजह से। या तो प्राइस किसकी वजह से डिमांड में चेंज आएगा, या तो प्राइस की वजह से चेंज आएगा, या अदर फैक्टर। अदर फैक्टर क्या हो सकते हैं, अदर फैक्टर मतलब लाइक क्या क्या हो सकते हैं अदर फैक्टर, रिलेटिव गुड्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, रिलेटिव गुड्स हो सकते हैं। रिलेटिव गुड्स भी दो तरह के दिए गए हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक क्या कौन से हो गए, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए, और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। एक सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। तो एक सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं और दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स को हिंदी में प्रतिस्थापन वस्तुएं कहते हैं। प्रतिस्थापन वस्तुएं वो वस्तु होती हैं जिनका प्रयोग एक दूसरे के प्लेस पर कभी भी नहीं किया जाता है। तो प्रतिस्थापन वस्तुएं, या यू कैन से द सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड विच इज नॉट यूज एट प्लेस ऑफ अनदर, ठीक है, जो किसी के भी प्लेस पर यूज नहीं किए जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें एक दूसरे के प्लेस पर यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि इसके बेस्ट एग्जाम्पल है टी एंड कॉफी, ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है पेन एंड इंक, पेन के बिना इंक नहीं चलेगा और इंक के बिना पेन नहीं चलेगा। तो ये इसके क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए। तो गाइस, इन रिलेटिव गुड्स की वजह से भी डिमांड में कई बार बहुत नेगेटिव पॉजिटिव चेंज आ सकते हैं। इसके बाद डिमांड के अंदर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर की आय होती है, उपभोक्ता की आय होती है, वो भी डिमांड पे असर डालती है प्राइस के अकॉर्डिंगली। ये प्राइस तो मेन फैक्टर हो गया, प्राइस क्या हो गया, ये एक मेन फैक्टर हो गया, यानी कि ये तो होता ही है। डिमांड में चेंज आने का जो रीज़न है ये तो होगा ही। इसके अलावा और किस किस रीज़न से हो सकते हैं, तो पहला आता है रिलेटिव गुड, दूसरा आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम, कंज्यूमर की जो इनकम होती है, उपभोक्ता की जो आय होती है, अगर उपभोक्ता की आय बहुत ज़्यादा होगी, कंज्यूमर की इनकम बहुत ज़्यादा होगी, तो कोई भी व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड क्रिएट करेगा। अगर उसकी इनकम कम होगी तो कम डिमांड क्रिएट करेगा। तो याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूट गुड जो होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो रिलेशन मैंने आपको नहीं बताया, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स हमेशा डिमांड के साथ प्राइस, और प्राइस का क्वांटिटी के साथ कैसा रिलेशन होता है, हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशन होता है। कैसे होता है पॉजिटिव रिलेशन, आई विल एक्सप्लेन यू गाइस। कि मान लीजिए टी एंड कॉफ़ी, मान लीजिए टी के प्राइस बढ़ जाते हैं, ठीक है, प्राइस बढ़ गए, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉफ़ी, अब कॉफ़ी की क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कि कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉफ़ी पियेंगे। जब टी के प्राइस गिर जाते हैं तो कॉफ़ी की डिमांड गिर जाती है, क्योंकि लोग अब कॉफ़ी पीना प्रेफर करेंगे, क्योंकि उनकी कॉफ़ी टी पीना प्रेफर करेंगे, क्योंकि इनकी उनकी टी जो है वो फिर से सस्ती मिलने लग गई है।
तो ये इनके बीच एक रिलेशन होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स गाइज, अगर हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर मान लीजिए किसी की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की क्वांटिटी गिर जाती है, और दूसरे की प्राइस बढ़ती है तो घटती है, दूसरे की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो ये हमेशा लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये किसके अकॉर्डिंग चलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। तो ये हमेशा लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग चलते हैं। कौन से गुड्स? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बट कि प्रोड्यूसर गुड उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते। इनकम का एक पॉजिटिव रिलेशन होता है गुड्स के साथ। कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है बच्चे, याद रखिएगा। कैसा रिलेशन? पॉजिटिव रिलेशन होता है। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की जब इनकम बढ़ जाती है तो वो उसकी चीज़ों के लिए डिमांड भी बढ़ जाती है। अगर उसकी कीमत इनकम गिर जाती है तो चीज़ों के लिए उसकी डिमांड भी गिर जाती है। तो देयर आर पॉजिटिव रिलेशन। इसके साथ साथ कुछ फैक्टर्स और हैं, जैसे कि एक फैक्टर है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन, अगर जब हमें ये एक्सपेक्टेशन होती है कि भविष्य में किसी चीज़ के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं या गिरने वाले हैं ना, तो हम उस अकॉर्डिंगली काम करते हैं। तो गाइज ये कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो प्राइस के अनदर फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो प्राइस के अनदर जो फैक्टर होते हैं वो सभी अदर फैक्टर्स के अंदर आएंगे। अदर फैक्टर्स भी डिमांड को बहुत ज़्यादा तरीके से प्रभावित करते हैं, तो ये याद रखिएगा। अदर फैक्टर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डिमांड। तो ये डिमांड को क्या करेंगे? इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, तो यहाँ तक आप सभी को डेफिनेटली वेल समझ आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, यानी क्वेश्चंस एंड डाउट, तो प्लीज़ टेल मी मैम नहीं समझ आया या वट अभी भी बता सकते हैं। किसी को नहीं क्लियर हुआ तो पूछ ले। तो डिमांड के अंदर जो चेंजेस आते हैं, डिमांड कर्व में जो मूवमेंट आती है वो दो तरीके से आती है। वो प्राइस की वजह से भी हो सकती है और वो अदर फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती है। तो गाइस मैंने आपको अदर फैक्टर्स सभी कंप्लीटली बता दिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द अदर फैक्टर, कि अदर फैक्टर बेसिकली क्या होते हैं। ओके, तो यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज़ द अदर फैक्टर, कि अदर फैक्टर कौन कौन से होंगे। तो ये सारे फैक्टर्स क्या हैं? ये अदर फैक्टर्स के अंदर आते हैं। मतलब प्राइस से अलग कोई भी फैक्टर अगर है जो प्राइस से मैं वो नहीं करता है, तो प्राइस से डिफरेंट कोई भी ऐसा फैक्टर, वो सभी अदर फैक्टर्स के अंदर आएंगे। जो प्राइस के साथ नहीं है वो सारे फैक्टर अदर फैक्टर के अंदर रखे जाते हैं, ठीक है गाइस। तो किसी को भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ बता दें कि मैम नहीं समझ आया है या वट तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो प्राइस के अनदर जितने भी फैक्टर होंगे वो सभी किस में आएंगे? अदर फैक्टर्स में बेसिकली आएंगे। सो गाइज यहाँ तक आप सभी का क्लियर हो गया होगा। तो इतना सबको क्लियर हो गया होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले उसमें जाएंगे। तो देखिए चेंज इन डिमांड की जब मैं बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ? चेंज इन डिमांड। तो डिमांड के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो डिमांड कर्व, इसका जो को से हम मूवमेंट कहते हैं। तो मैंने पहले बताया कि एक तो प्राइस की वजह से होता है, एक प्राइस की वजह से, और एक अदर फैक्टर की वजह से। किसकी वजह से? अदर फैक्टर्स की वजह से होता है। तो जब गाइस प्राइस की वजह से होगा, फॉर एन एग्जाम्पल, तो जब प्राइस की वजह से होगा, मान लीजिए ये मेरा एक कर्व है, ये मेरा क्या है? ये कर्व है। यहाँ पर पर्टिकुलर ये क्या है? मेरा डी है। क्या है? डी, डिमांड कर्व है। अगर डिमांड कर आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, फॉर एन एग्जांपल, अगर ये डिमांड कर आगे की तरफ से, यानी कि डिमांड में बहुत ज़्यादा जब पॉजिटिविटी आती है, डिमांड कर आगे कब शिफ्ट होता है? जब डिमांड कर आगे शिफ्ट होगा जब प्राइस फॉल होती है। तो जब प्राइस किसी भी प्रोडक्ट की फॉल होती है तो ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी कि राइटवर्ड शिफ्टिंग होती है इसमें। कैसी शिफ्टिंग होती है? राइटवर्ड शिफ्टिंग होती है जब ये आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। कई बार यही डिमांड कर पीछे की तरफ भी शिफ्ट हो जाता है। क्या होता है? पीछे की तरफ, यहाँ की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये जब यहाँ की तरफ यानी कि पीछे की तरफ शिफ्ट होता है तो इसका मतलब ये है प्राइस राइज हुए हैं, यानी कि प्राइस में इंक्रीज हुआ है। और ये लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग हो गई है। कौन से, कहाँ पे शिफ्टिंग हो गई है? लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग हो गई। प्राइस में क्या हुआ है? प्राइस में राइज होने की वजह से लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग हो गई, ठीक है। तो जब प्राइसेस में फॉल होता है और वो राइटवर्ड शिफ्ट होते हैं तो इसे हम एक्सपेंशन इन डिमांड कहते हैं। एक्सपेंशन इन डिमांड कहते हैं। एक्सपेंशन इन डिमांड, हिंदी में इसे मांग में विस्तार कहा जाता है, यानी कि मांग बढ़ रही है, यानी कि पॉजिटिव चेंज है। अगर ये पीछे की तरफ खिसक जाती है तो यहाँ पर मांग गिरती है और इसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहेंगे। दैट इज इसे कहा जाता है संकुचन।
क्या कहा जाता है इसे? इसे संकुचन कहा जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, इसको हम किस नाम से जानेंगे? इसे हम हमेशा संकुचन के नाम से जानेंगे और इसे संकुचन कहा जाता है। दैट इज अ मूवमेंट इन डिमांड कर की, डिमांड करके इसे मूवमेंट कहा जाता है। अगर प्राइस की वजह से होता है तो आप उसे एक्सपेंशन इन डिमांड या कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड बेसिकली कहेंगे। अगर अदर फैक्टर की वजह से बच्चा होता है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल कि अदर फैक्टर की वजह से हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, प्राइस थी, यहाँ पर अदर फैक्टर की वजह, ये डिमांड है, ये आगे को बढ़ गई, ठीक है, तो डिमांड कर हमारा क्या हो गया, आगे की तरफ मूव हो गया, यानी कि D1 पे चला गया। तो इसे आप अदर फैक्टर, किसी भी फैक्टर की वजह से कहेंगे तो इसे इंक्रीज इन डिमांड कहेंगे। क्या कहेंगे? इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड में इंक्रीज हुआ है, ठीक है, अदर फैक्टर सब्सटीट्यूट है, कॉम्प्लीमेंट्री है या कुछ भी है, इंक्रीज कहेंगे। अब इसी की तरह ये पीछे भी चला जाता है, तो जब पीछे जाएगा तो इसे डिक्रीज इन डिमांड कहेंगे। क्या कहेंगे? डिक्रीज इन डिमांड। तो इसे डिक्रीज इन डिमांड कहा जाता है, यानी कि मांग में कमी। तो ये मांग में वृद्धि है और ये मांग में कमी है, और इन पूरे को मिला के मूवमेंट इन डिमांड कर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिमांड कर्व में मूवमेंट कहा जाता है। तो इसे आप क्या कहेंगे? इस पूरे सिस्टम को आप क्या कहेंगे? मूवमेंट इन डिमांड कर्व। तो इसे आप मूवमेंट इन डिमांड कर्व के नाम से बेसिकली जानेंगे। तो वेल गाइज, यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी यानी क्वेश्चन एंड डाउट, सो प्लीज टेल मी। नम नहीं समझ आया या वट एवर, मैं आपको दोबारा ये चीज एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके वेल गाइज, इतना समझ आ गया होगा। तो चलिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में जाएंगे। Our next question is कि dash of the commodity is total amount of commodity अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर एट एनी गिवन टाइम। किसी वस्तु की कुल मात्रा किसी भी समय उत्पादक के पास उपलब्ध कुल मात्रा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सप्लाई कहते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु की कुल मात्रा उत्पादकों के पास जो प्रस्तुत मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं? सप्लाई कहते हैं। एक्चुअल सप्लाई, वास्तविक सप्लाई, इलास्टिक सप्लाई या भंडार, तो उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं? उसे किस नाम से जाना जाता है? तो अगर मान लीजिए उसके पास टाइम से पहले कोई चीज़ ऑलरेडी रखी हुई है तो आप उसे स्टॉक कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टॉक कहेंगे। वो उसके पास टाइम से पहले बहुत समय तक कोई चीजें रखी रही है ना, तो उसे आप स्टॉक के नाम से जानेंगे। स्टॉक ऑफ द कमोडिटी, एक कमोडिटी का स्टॉक क्या होता है? ऑलवेज लेस देन सप्लाई, हमेशा आपूर्ति से कम होता है। इट्स पोटेंशियल सप्लाई, इसकी संभावित आपूर्ति होती है। ऑलवेज इक्वल टू सप्लाई, ऑलवेज इक्वल टू हमेशा आपूर्ति के बराबर होता है, या नन ऑफ द अबव। तो ये हमेशा इट इज पोटेंशियल, इसकी संभावित आपूर्ति होती है, यानी कि संभावित होता है कि इतने में हो जाएगा, तो इट इज द पोटेंशियल सप्लाई। आप इसे पोटेंशियल सप्लाई से जानेंगे। अगला आता है स्टॉक इज ऑल्सो नोन एज, स्टॉक को और किस नाम से जाना जाता है? स्टॉक इज ऑल्सो नोन एज, तो स्टॉक को और किस नाम से जाना जाता है? एक्चुअल सप्लाई, वास्तविक सप्लाई, इंटेंडेंट सप्लाई, इरादा सप्लाई, इलास्टिक सप्लाई, बेलोचदार या BANC। तो इसे इंटेंडेड सप्लाई के नाम से जाना जाता है। जो स्टॉक होती है, स्टॉक को इंटेंडेड सप्लाई भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई, निम्नलिखित में से कौन सा सप्लाई का निर्धारक तत्व नहीं है? अभी मैंने आपको इसके डिटर्मिनेंट्स बताए थे, तो कौन सा नहीं है? इनपुट प्राइस, प्राइस तो है भाई। डीमोनेटाइजेशन इफेक्ट, प्रदर्शन प्रभाव, पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन, कराधान की नीति, एक्सपेंशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, भविष्य की कीमतों के बारे में उम्मीदें। तो ये क्या है? तो यहाँ पे मोनेस्ट्रेशन इफेक्ट, प्रदर्शन प्रभाव, इसके इफेक्टिंग का वो नहीं है। ये आपकी सेल्स को इंक्रीज करने के कुछ आपके मतलब रास्ते हैं कि आप अपनी सेल्स को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, पर ये इसके बिल्कुल भी निर्धारक तत्व या डिटर्मिनेंट्स नहीं होते हैं। तो इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये इसके क्या नहीं होते? डिटर्मिनेंट्स नहीं होते, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके साथ साथ टाइम भी होता है, टाइम भी आता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी इसका डिटर्मिनेशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हाई इनपुट प्राइस डिक्रीज द, उच्च इनपुट कीमतों में कमी आती है। हाई इनपुट प्राइस डिक्रीज द, बहुत ज़्यादा किसी इनपुट के प्राइस हैं तो क्या डिक्रीज करते हैं? प्रॉफिट मार्जिन, मुनाफे का अंतर कर देते हैं, सप्लाई, डिमांड, या A and B बोथ। तो क्या करेंगे वो जल्दी से बताइए।
तो कई बार बहुत ज़्यादा हाई प्रोडक्ट होने से वो प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाता है और सप्लाई भी कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक नॉर्मल दुकानदार एक्सेस नहीं कर पाते। इफ़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज द सप्लाई फॉर इट विल बी, यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई है तो इसकी सप्लाई में क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, बी ज़ीरो हो जाएगी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो उसके प्राइस में हमेशा इंक्रीज होगा, बिकॉज ये लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ये कैसा रिलेशन बनाते हैं, लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव रिलेशन बनाते हैं। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कैसा रिलेशन होता है, देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। तो प्राइस और डिमांड के बीच हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। सो वेल गाइज, यहाँ तक आपको अगर समझ आ गया तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए यस मैम समझ आ गया है। ओके गाइज, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट में जाएंगे। ठीक है, तो इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज द सप्लाई फॉर इट, ठीक है, तो सप्लाई फॉर इट क्या हो जाएगी, सप्लाई तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो क्यों पॉजिटिव, क्यों क्यों होता है, लॉ ऑफ सप्लाई नॉट अ लॉ ऑफ डिमांड, दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई। हमेशा प्राइस और क्वांटिटी के बीच हमेशा कैसा रिलेशन बनाते हैं, पॉजिटिव। ये यहाँ पर मैं आपको जो बना के दिखा रही हूँ दैट इज द सप्लाई कर्व। अगला क्वेश्चन आता है, इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक फर्म द आउटपुट प्रोड्यूस्ड विल, एक एकाधिकारी फर्म के मामले में उत्पादित उत्पादन क्या होगा, एकाधिकारी के बी उत्पादित उत्पादन क्या होता है, बी रिस्ट्रिक्टेड प्रतिबंधित होता है, नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड प्रतिबंधित नहीं होता है, बी इन अबेंडेंस बहुतता होता है, नन ऑफ दी अबव उपरोक्त में से सभी। तो बेसिकली क्या होता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा बी रेस्ट्रिक्टेड, तो यहाँ पे होता है ये हमेशा क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है। मोनोपोलिस्टिक क्या होते हैं, मोनोपोलिस्टिक मोनोपोलिस्ट, मोनोपोली मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर किसी भी प्रोडक्ट के सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। इस मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट के सिंगल सेलर होंगे एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर होंगे। कोई भी प्रोडक्ट होता है उसके बहुत सारे, क्योंकि इस मार्केट में सिंगल सेलर इसलिए होता है क्योंकि इनके पास अपने पेटेंट राइट होते हैं। क्या होते हैं, पेटेंट राइट। पेटेंट राइट का मतलब है कि ये अपना प्रोडक्ट सिर्फ यही बेच सकते हैं और इनके प्रोडक्ट पे किसी और का कोई अधिकार नहीं है और कोई दूसरा व्यक्ति इनका प्रोडक्ट नहीं बेचता। तो इनके पास क्या होते हैं, पेटेंट राइट होते हैं, तो ये अपने प्रोडक्ट को पेटेंट राइट के तहत ही बेचते हैं। तो ये अपने प्रोडक्ट को पेटेंट राइट के तहत, तो देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट, देयर आर restriction on एंट्री और एग्जिट पर क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन प्रतिबंध होते हैं एंट्री एंड एग्जिट पर। इसके बाद यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये भी याद रखिएगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, कीमत विभेद। कीमत विभेद का मतलब क्या होता है कि अलग अलग बायर से अलग अलग कीमतें, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बायर से अलग अलग कीमतें वसूली जाती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही होता है, एक सिंगल सेलर होता है, तो उसकी मर्जी भैया वो कितने पैसे ले किसी भी बायर से, तो वो अलग अलग उससे एक ही जैसी सेम कीमतें क्या करी जाती हैं, वसूली जाती हैं। तो इस मार्केट में बहुत ज़्यादा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिलता है। तो ये वो मार्केट है जहाँ पे लॉट्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, बहुत ज़्यादा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इस मार्केट में होता है। तो दिस मार्केट इज फॉर द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो नो क्लोज सब्सटीट्यूशन, नो क्लोज सब्सटीट्यूशन, थैंक यू भाई। नो क्लोज सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है, नो क्लोज सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है इस मार्केट में कोई भी निकट प्रतिस्थापन नहीं होते हैं। आप जो भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं प्रतिस्थापन, उस प्रोडक्ट के जीरो बायर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको जीरो बायर उस प्रोडक्ट के मिलेंगे, तो देयर इज नो क्लोज सब्सटीट्यूशन। इस मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट के बिल्कुल नो क्लोज सब्सटीट्यूशन के बराबर इस मार्केट में होते हैं। तो गाइज ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये एक एकाधिकारी फर्म के मामले में उत्पादित उत्पादन रिस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, टू बी रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या होता है, ये रिस्ट्रिक्टेड होता है और क्यों होता है आपको समझ आ गया होगा। सो वेल गाइस, इतना आपको क्लियर है, अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज़ बता दें, मैम नहीं समझ आया वट एवर।
ओके वेल गाइस, यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करेंगे और देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ तक आप सभी को कोई दिक्कत परेशानी यानी क्वेश्चंस एंड डाउट्स सो प्लीज टेल मी। आई थिंक नहीं होने चाहिए और है भी नहीं। द इम्पोजिशन ऑफ हैवी टैक्सेस ऑन अ कमोडिटी विल द सप्लाई, किसी वस्तु पर भारी कर लगाने की आपूर्ति लगाने से आपूर्ति डैश हो जाएगी, किसी आपूर्ति बढ़ेगी या घटेगी। तो भारी कर लगाने से किसी भी चीज पर जब बहुत ज्यादा कर लगा दिए जाते हैं तो उसकी जो सप्लाई होती है वो बढ़ती है या घटती है, कोई भी चीज है तो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, टू बी रिलेटिव या नन ऑफ दी अबव। देखिए कोई भी चीज है जब भारी कर लगा दिए गए तो अब उसके लिए गवर्नमेंट को ही जब ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, यानी कि आप सामान कम खरीद रहे हैं पर पे ही इतना ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो उसकी आपूर्ति हमेशा क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, यानी कि खत्म होने लग जाएगी, यानी कि धीरे धीरे वो रिड्यूस करेगी। तो उसकी सप्लाई में कमी आती है, कभी भी इंक्रीज नहीं होती, वो हमेशा क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। इज इट क्लियर? इसके बाद आता है अ फर्म इज सप्लाई गुड एक्स, a firm is supplying good X, the market price of its substitute goods Y increases बाय 10%। यानी कि एक फर्म कोई गुड एक्स खरीद रही है पर लेकिन जो उसका सब्सटीट्यूट गुड्स है उसकी सप्लाई बढ़ गई है 10%। देखिए प्राइस बढ़ गई है 10%। वट विल द फर्म आइडियली टू, एक फर्म वस्तु एक्स की आपूर्ति कर रही है, उसके प्रतिस्थापन या स्थानपन वस्तु वाई का बाजार मूल्य 10% तक बढ़ रहा है तो फर्म आदर्श रूप से क्या करेगी, डिक्रीज सप्लाई ऑफ गुड एक्स, मतलब एक्स गुड के जो मतलब जो एक्स गुड है उसकी सप्लाई को कम कर देगी, इंक्रीज सप्लाई ऑफ द वाई गुड यानी कि वाई गुड की सप्लाई को बढ़ा देगी, इंक्रीज, अगला आता है कंटिन्यू सप्लाइंग गुड एक्स, एक्स की सप्लाई को कंटिन्यू रखेगी या नो चेंज यानी कि कोई चेंज नहीं होगा। तो स्विच टू वाई गुड, वो वाई गुड पे बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने बताया कि एक सप्लायर को वहां पर ज़्यादा फायदा होता है जहां पर प्राइस ज़्यादा होती है। तो प्राइस अगर अब सब्सटीट्यूट के ज़्यादा है तो वो मूव कर जाएगी, क्या कर जाएगी, वो मूव कर जाएगी कहाँ पर, वाई की, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप एक प्रोड्यूसर को कम कीमत में फ़ायदा होता है, बल्कि सॉरी एक कंज्यूमर को कम कीमत में फ़ायदा होता है, पर इसके विपरीत एक प्रोड्यूसर को ज़्यादा कीमत में फ़ायदा होता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर को तो हमेशा वही ज़्यादा कीमत में ही फ़ायदा मिलेगा, तो उसको क्या मिलेगा, हमेशा ज़्यादा कीमत में, तो इसीलिए वो क्या करेगा, वो स्विच कर देगा। अगला क्वेश्चन आता है डैश इज स्टेटमेंट विच स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट, एक एक कथन है जो किसी वस्तु की आपूर्ति की मात्रा और उसके निर्धारकों के बीच संबंध बताता है, उसे क्या कहते हैं, सप्लाई स्टेटमेंट। ठीक है, आपूर्ति कथन, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम उत्पादकों का संतुलन, सप्लाई फंक्शन आपूर्ति फलन, लॉ ऑफ सप्लाई मांग का नियम कहते हैं, तो उसे बेसिकली क्या कहेंगे, तो उसे सप्लाई फंक्शन कहा जाता है। जो भी चीज क्या करती है, जो भी सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स को या निर्धारक तत्वों को होता है ना, x1 x y n, ठीक है, तो इन सबको दिखाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, आपूर्ति फलन के नाम से जानेंगे, तो उसे हम बेसिकली आपूर्ति फलन कहते हैं। तो वो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, तो वो हमेशा आपूर्ति फलन के रूप में जाना जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अभी भी किसी को नहीं समझ आया, कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन इंक्वायरी, सो प्लीज टेल मी। व्हाट डज ई एक्सटेंड फॉर, ई किस चीज को डिनोट करता है, तो आपके ऑप्शन है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, भविष्य की कीमतों के बारे में एक्सपेक्टेशन, ईच टाइप ऑफ गुड प्रोड्यूस, प्रत्येक प्रकार के गुड यानी कि वस्तु के उत्पादन के लिए, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपूर्ति की लोच के लिए, नन ऑफ द अबव इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चे देखिए ई क्या करता है, एक्सपेक्टेशंस को रिप्रेजेंट करता है, ई ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द एक्सपेक्टेशन। तो सप्लाई का फंक्शन होता है एस एन इज इक्वल टू एफ पी डब्ल्यू, ठीक है, पी डब्ल्यू, ठीक है, पी एन वन प्राइस हो गया, जी हो गया जो गारंटीज को, एफ होते हैं, टी होते हैं, ई होते हैं,
तो ये सारे फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन को, व्हाट डज P1 टू Pn1 स्टैंड्स फॉर। P से P1 का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि यहाँ पे होता है ना P1 से लेकर Pn1, तो ये किस चीज़ को स्टैंड मतलब डिफाइन करता है। और इसके बाद क्या आता है, GF आता है, गुड्स की क्वालिटी वगैरह। तो प्राइस ऑफ द क्वांटिटी प्रोड्यूस, कमोडिटी प्रोड्यूस, उत्पादित वस्तु की कीमत को, प्राइस ऑफ द कमोडिटी अदर देन द प्राइस ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस, उत्पादित वस्तु की कीमत के अलावा अन्य वस्तुओं की कीमतें, उत्पादित वस्तुओं की कीमत के अलावा अन्य वस्तुओं की कीमतें। अगला आता है प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है, या नन ऑफ द अबव, किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है प्राइस ऑफ कमोडिटी देन द प्राइस ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस, यानी कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस कितनी है और कितने गुड्स वो करे गए हैं। और बच्चे टी याद रखिएगा, टी हमेशा टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करेगा, किसको, टेक्नोलॉजी को, तकनीकों को रिप्रेजेंट करता है। ई एक्सपेक्टेशंस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, याद रखिएगा, ये फलन के बारे में क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग आरंट अ पार्ट ऑफ द सप्लाई फंक्शन, इनमें से कौन सा सप्लाई फलन का हिस्सा नहीं है, आपूर्ति फलन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला आता है इनकम ऑफ कंज्यूमर, टैक्सेशन पॉलिसी, ठीक है, नेचुरल फैक्टर्स, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो देखिए इनकम ऑफ द कंज्यूमर इसका फैक्टर नहीं होता, कंज्यूमर की इनकम से इन्हें कोई मतलब नहीं है, तो कंज्यूमर की इनकम इनका फैक्टर नहीं होगा। ये उपभोक्ता यानी कि डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हैं, सप्लाई के डिटर्मिनेंट, सप्लायर को क्या मतलब इनकम के फैक्टर से, तो वो सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स नहीं है, ये हमेशा डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, किसके डिटर्मिनेंट्स हैं, डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हैं, सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स नहीं है। अभी भी गाइस किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत है, परेशानी है या समझ नहीं आ रहा तो प्लीज टेल मी, आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग constant the quantity of any commodity that firms will produce and offer for sale with a rise in price and with a fall in price। आपूर्ति का नियम बताता है अन्य चीजें स्थिर रहने पर किसी भी वस्तु की मात्रा जो फर्म उत्पादन करेगी और बिक्री के लिए पेशकश करेगी, कीमत में वृद्धि के साथ कीमत में गिरावट होती है। राइस, कीमत में वृद्धि के साथ क्या होता है, ठीक है, राइज एंड राइज, फॉल राइज, फॉल राइज फॉल, या फॉल फॉल। तो बेसिकली क्या होता है कीमत में वृद्धि के साथ, तो कीमत में वृद्धि के साथ फॉल, राइज एंड फॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। डैश इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। आपूर्ति के नियम का आरेखीय निरूपण कहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो आरेखीय निरूपण बेसिकली कहाँ पर किया जाता है इसका, ये आपको बताना है। अ डायग्रामेटिक फॉर्म, तो ये है आपका सप्लाई शेड्यूल इसे कहते हैं, सप्लाई ग्राफ टेबल नहीं। आपूर्ति का कर्व होता है जो कि पॉजिटिव रिलेशन बताता है क्वांटिटी और प्राइस के बीच, और हमेशा इस तरीके का बनता है बिकॉज ये प्राइस और क्वांटिटी के बीच का पॉजिटिव रिलेशन शो करता है, ठीक है। चलिए, dash is defined as the curve which show various quantity of the goods given goods with a single producer is willing to supply at different prices during a given period of time। डैश को वक्र के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी दिए गए सामान की विभिन्न मात्राओं को दर्शाता है, जो एक एकल उत्पादक का एक निश्चित अवधि के अलग अलग कीमतों पर आपूर्ति तैयार को लेकर तैयार किया जाता है। तो क्या कहेंगे इसे, इंडिविजुअल सप्लाई कर, इंडस्ट्री कर, इंडिविजुअल कर, या मार्केट कर। किसी एक बंदे का किया जा रहा है ना, सिंगल का किया जा रहा है, सिंगल प्रोड्यूसर का, तो इंडिविजुअल कर होगा। जब सिंगल प्रोड्यूसर का अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स को या प्राइस पर दिखाया जाता है तो उसे आप सप्लाई कर कहते हैं। अब मार्केट सप्लाई कर इज ऑल्सो नोन एज, एक बाजार आपूर्ति वक्र क्या कहलाता है, रिजर्व, ठीक है, रिजर्व प्राइस कर्व, इंडस्ट्री सप्लाई कर, टोटल कम्युनिकेटिव यानी कि कुल संचय वक्र, उनमें से कोई भी नहीं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री सप्लाई कर्व। मार्केट सप्लाई दिखा रहा है तो आप इसे इंडस्ट्री सप्लाई कर कहेंगे, इंडिविजुअल का दिखा रहा है तो इंडिविजुअल कर्व। ओके, तो ये
इस नाम से बेसिकली जाना जाएगा। सो गाइज अभी भी किसी को नहीं समझ आया, दिक्कत है, परेशानी है, नहीं क्लियर हो पाया, तो आप मुझसे फ्रैंकली पूछ सकते हैं कि मैम नहीं समझ आया, या दोबारा बता दीजिए, या वट। ओके गाइज, तो यहाँ तक उम्मीद लगा के बैठी हुई हूँ कि आपको ये बात क्लियर हो गई है या समझ आ रही है, किसी को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये मेरी उम्मीद लगी हुई है हाँ आप लोगों से। अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं गाइस कमेंट सेक्शन में। अगला आता है, वाई इज सप्लाई कर पॉजिटिव। सप्लाई कर जो होता है सकारात्मक ही क्यों होता है? तो आता है फॉल इन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की सीमांत लागत के कारण, जो उत्पादन की सीमांत लागत का नियम होता है ना उसके कारण। अ राइज इन अ प्राइस ऑफ गुड वुड डीमोटिवेटेड अदर प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस गुड्स। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि अन्य उत्पादकों को वस्तु का उत्पादन करने के लिए हितोत्साहित करती है। अगला आता है, लेवल ऑफ प्राइस डिटरमाइंस अमाउंट ऑफ गुड्स। कीमत का स्तर लाभ की मात्रा निर्धारित करता है। ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से सभी। तो गाइस क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेवल ऑफ प्राइस डिटरमाइन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। वो ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए एक पॉजिटिव जो प्रॉफिट होता है, एक प्रोड्यूसर एक प्रॉफिट पे काम करता है, अगर उसे प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो वो काम क्यों करेगा? तो वो प्रॉफिट को संदर्भित करता है, तो जहाँ पर उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा वो वहाँ पे ज़्यादा काम करेगा। तो ये प्रॉफिट के लिए लेवल ऑफ द प्राइस डिटरमिनेंट अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट, तो ये अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट के लिए वर्क करेगा। अगला क्वेश्चन आता है, स्टेट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल सप्लाई कर्व। वर्टिकल सप्लाई कर्व का एक उदाहरण दीजिए। सप्लाई ऑफ ओल्ड रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, पुरानी दुर्लभ पांडुलिपियों की आपूर्ति। वर्टिकल कब होता है? ठीक है, तो पुरानी दुर्लभ पांडुलिपियों की आपूर्ति, सप्लाई ऑफ करेंसी, मुद्रा की आपूर्ति के कारण, सप्लाई ऑफ सूज। अगला आता है सप्लाई ऑफ सूप, तो कोई भी ऐसी चीज जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट जो होती हैं ये दुर्लभ है, तो वैल्यू जिसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उसका सप्लाई कर हमेशा वर्टिकल बनता है। ये मैंने पहले भी कई बार बताया। इन केस ऑफ वर्टिकल सप्लाई कर, सप्लाई इज वर्टिकल, एक ऊर्ध्वाधर आपूर्ति वक्र के मामले में आपूर्ति वक्र कैसा होता है? पैरेलल टू द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के समांतर होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर पर मतलब इस तरीके से लंबवत होता है। एट 45 डिग्री एंगल ऑफ द ओरिजन, ओरिजन के 45 एंगल होता है, या फिर पैरेलल होता है वाई एक्सिस के, यानी कि ये इस तरीके से, या पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। सॉरी, वाई एक्सिस के पैरेलल ऐसे हो गया ना, एक्स एक्सिस के इस तरीके से पैरेलल। तो बेसिकली उस कंडीशन में क्या होगा, तो वह है हमेशा पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे इस तरीके से ये हमेशा पैरेलल बनेगा। पैरेलल जब बनता है जब बहुत ज़्यादा होगी। When a quantity supply of the commodity fall due to and fall in its price, other factors being same, it is called। मतलब बोला गया जब किसी वस्तु की आपूर्ति की मात्रा स्वयं की कीमत में गिरावट के कारण गिरती है तो अन्य कारक समान रहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेंशन इन सप्लाई। गिर रही है तो एक्सपेंशन तो होगा नहीं। डिक्रीज इन सप्लाई आता है यहाँ पे, क्या? डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, तो सप्लाई में डिक्रीज जब होता है जब अदर फैक्टर्स कांस्टेंट नहीं होते। ये हमेशा अदर फैक्टर्स की वजह से होता है मतलब इंक्रीज या डिक्रीज। तो ये अदर फैक्टर्स में कुछ हुआ नहीं है। इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज कैसे हो सकती है? तो गिर रही है तो। ठीक है, तो इंक्रीज नहीं हो सकता, इंक्रीज भी अदर फैक्टर की वजह से ही होता है, और अदर फैक्टर तो यहाँ कॉन्स्टेंट है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द सप्लाई। तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द सप्लाई कहेंगे। तो करेक्ट आंसर इज डी, तो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द सप्लाई। When the quantity supplied of the commodity rise due to the rise in the own price of the commodity, other factor remaining the same is called। जब किसी वस्तु की आपूर्ति की मात्रा वस्तु की अपनी मात्रा में वृद्धि के कारण बढ़ जाती है, अन्य कारक समान रहते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज या एक्सपेंशन, तो उसे एक्सपेंशन कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे एक्सपेंशन कहेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, फॉल इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स विल लीड्स टू। अन्य वस्तु की कीमत में गिरावट को बढ़ावा मिलेगा। अगर वस्तु की कीमत में गिरावट होती है तो हम इसे क्या कहते हैं? इंक्रीज इन, डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई कर्व में गिरावट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व जो हो जाएगा वो लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी सप्लाई कर्व की।
ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंक्रीज फॉल इन प्राइस, प्राइस अगर गिर जाती है तो उसे लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे। नहीं बच्चे, क्वेश्चन हमें गलत दे रखा है, इस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई अस। लास्ट क्वेश्चन को स्किप कर दें गाइस, लास्ट क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन में ना समझें, इसको स्किप ही रखें। अगला क्वेश्चन आता है, रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई अ स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एट द सेम प्राइस और अ सेम क्वांटिटी एट हायर प्राइस। एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जब उत्पादक समान कीमत पर वस्तु की कम मात्रा या उच्च कीमत पर समान मात्रा की आपूर्ति करने को तैयार होता है। इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे बेसिकली हम क्या कहेंगे, डिक्रीज इन सप्लाई कहेंगे। सो दिस इज नोन एज द डिक्रीज इन सप्लाई। अगला क्वेश्चन, डैश मेजर ऑफ द डिग्री रिस्पॉन्सिबल ऑफ द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इट्स प्राइस। जब किसी वस्तु की कीमत में बदलाव के लिए आपूर्ति की गई मात्रा की जवाबदेही की डिग्री को मापता है। मान लीजिए कोई भी सप्लाई है या कोई भी डिमांड है, वट उनके अंदर जो चेंज आता है, उसमें कितना खिंचाव आया है, कितना चेंज आया है, उसे किससे मापा जाता है, उसे लोच से मांगा जाता है, मापा जाता है। अगर मान लीजिए वस्तु की डिमांड में आता है तो उसे मांग की लोच कहते हैं, सप्लाई में आता है तो सप्लाई की लोच कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, पहला आता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, दूसरा आता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी, जब कीमत में बदलाव है तो बच्चे उसे प्राइस इलास्टिसिटी कहेंगे। ठीक है, तो उसे प्राइस। इन द केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाईज, पूरी तरीके से लोचदार आपूर्ति के मामले में आपूर्ति की कीमत लोच क्या होगी, तो आपूर्ति की कीमत लोच क्या होती है बेटा, इनफाइनाइट होती है उस कंडीशन में। Supply represent a case in which there is no change in the quantity supply of the commodity, no matter how large a price changes take place. आपूर्ति एक ऐसे मामले का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें किसी वस्तु की आपूर्ति की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कीमत में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। तो हम उसे क्या कहेंगे, जब कोई भी चेंज करो तो कुछ पता नहीं लगता, तो उसे यूनिटरी कहते हैं, यूनिटरी मत कहते हैं, इलास्टिक कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं, या परफेक्टली इनइलास्टिक, तो उसे इनइलास्टिक कहेंगे। सप्लाई हो या डिमांड हो, जब इसमें कोई भी चेंज नहीं आता, चेंज कब नहीं आता, जब वो प्रोडक्ट हमेशा नेसेसरी होती है। तो जब भी कोई प्रोडक्ट नेसेसरी होती है तो उसमें जब कोई चेंज ही नहीं आएगा, 0% तक उसमें चेंजेस हैं, देयर इज नो चेंज, जब कोई उसमें चेंज नहीं आएगा, दैट इज द इनइलास्टिक, उसे हम इलास्टिक या बेलोचदार के नाम से जानते हैं। तो इट इज नोन एज द इनइलास्टिक, या यू कैन से द बेलोचदार। ओके गाइस, सो वेल यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लाई ऑफ सप्लाई ऑफ मोनालिसा पेंटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बहुत अच्छा है, मोनालिसा पेंटिंग की आपूर्ति इसका उदाहरण है। इनइलास्टिक सप्लाई, आपने मोनालिसा की पेंटिंग तो देखी होगी। इनइलास्टिक सप्लाई, इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, पूरी तरह से बेलोचदार, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, तो ये जो है मोनालिसा की जो पेंटिंग है, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द मोना, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इनइलास्टिक है, कुछ चेंज नहीं आता इसकी सप्लाई में भी। सप्लाई, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 1 इट शुड बी। अगर किसी वस्तु की इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 है तो आप इसे क्या कहेंगे, परफेक्टली इलास्टिक, पूरी तरह से लोचदार कहेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक, प्योर इनइलास्टिक, या यूनिटरी। तो ये यूनिटरी के बराबर होती है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज डी। is used to measure the elasticity of supply at a given point on the supply curve। आपूर्ति वक्र पर दिए गए बिंदु पर आपूर्ति की लोच को मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, परसेंटेज मेथड का, यानी कि इलास्टिसिटी को मापने के लिए, डॉट मेथड का, बिंदु विधि कहते हैं, डॉट मेथड नहीं, बिंदु विधि, जियोमेट्रिक मेथड या आर्क मेथड। तो किसका बेसिकली प्रयोग किया जाएगा, तो बच्चे जियोमेट्रिक मेथड का इसमें यूज किया जाता है इसको मापने के लिए। तो वेल गाइज, यहाँ तक आप सभी को ये सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो अभी किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो गाइज, इन क्वेश्चन को अभी यहाँ तक ही रखेंगे, यहाँ तक हमारे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। आगे की क्लास में अनदर क्वेश्चन करेंगे, जब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। और अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो गाइज, हमारा आपके साथ हमारा जो
बेसिकली टेलीग्राम ग्रुप है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ। वहाँ आपको सभी टीचर्स के नोटिफिकेशंस या फिर टीचर्स के नोटिफिकेशन या यू कैन से आपको सभी चीज़ें बेसिकली मिल जाएंगी। तो आपका अगर वो नहीं हुआ तो जॉइन अस आवर टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप के साथ जुड़ सकें विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर गाइस। थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो के अंदर अभी भी, ठीक है। तो टेक केयर गाइस, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।